अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो हम 6 यूनिट अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हो गए हैं और अब हम 7वां यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। और 7वां यूनिट भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के बारे में। अब दो नई टाइप्स हैं, एक न्यूक्लिक एसिड्स और दूसरा है एंजाइम्स। तो पहले हम न्यूक्लिक एसिड्स को पढ़ेंगे। अब इसमें जो बुक ने डीएनए क्रोमोसोम वगैरह का अलहदा से एक वो बनाया, यूएचएस वालों ने फोल्डर एक टॉपिक बना दिया। मैंने क्या किया कि मैंने न्यूक्लिक एसिड्स को उसी के अंदर ही एडजस्ट कर दिया है। और ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो कोर्सेज मौजूद हैं कि इसमें डीएनए है, आरएनए की टाइप्स हैं, एंजाइम का फिर कोर्स आ जाता है कि वो डेफिनेशन ऑलमोस्ट तीसरा पूरा चैप्टर है। फिर क्रोमोसोम में न्यूक्लियोसोम की डेफिनेशन क्या है, हिस्टोन प्रोटीन्स क्या हैं, क्रोमाटिड्स, सेंट्रोमेर, टेलोमर्स, ये हमने डिफरेंस पढ़ना है। फिर जीन एज अ बेसिक यूनिट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, उसकी डिटेल है। और उसके बाद डीएनए रेप्लिकेशन और हाइपोथेसिस है जिसके अंदर डीएनए रेप्लिकेशन का मेसेल्स सॉल एक्सपेरिमेंट, ट्रांसक्रिप्शन, ये कल यानी कि ये कल इंशाल्लाह हम इनको पढ़ेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा होगा। यानी कि डीएनए का एक पार्ट आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, और दूसरा पार्ट हम पढ़ेंगे कल, और परसों फिर हम एंजाइम्स को पढ़ेंगे। बहरहाल आपने इसको गौर से सुनना है और ध्यान से इसको समझना है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट थोड़े से टिकी हैं। तो न्यूक्लिक एसिड्स, पहले इसका इंट्रोडक्शन है कि दोनों जगह बुक में फर्स्ट ईयर में चैप्टर 2 में और सेकेंड ईयर में चैप्टर 20 में मेंशन है। इसके आइसोलेशन के हवाले से इसके इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है कि फ़िश के स्पर्म से और पस सेल के न्यूक्लियस से फ्रेडरिक मिचर एक साइंटिस्ट था जिसने इसको आइसोलेट किया। और इसका नाम क्यों पड़ा, एक तो इसकी लोकेशन की वजह से, चूंकि न्यूक्लियस में होता है तो न्यूक्लिक का वर्ड आ गया, और इसकी चूंकि एसिडिक प्रॉपर्टीज होती हैं तो इस वजह से इसका नाम पड़ गया न्यूक्लिक एसिड्स। अब दो टाइप्स हैं जिनके नाम है डीएनए एंड आरएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए प्रेजेंट है क्रोमोसोम्स में, सेल के न्यूक्लियस में, और बड़ी कम अमाउंट में माइटोकॉन्ड्रियल क्लोरोप्लास्ट में। आरएनए मौजूद होता है न्यूक्लियोलस में, ज़रा बनता है वहाँ पे, राइबोसोम्स के अंदर मौजूद है, साइटोसोल में, और बहुत कम अमाउंट में सेल के डिफरेंट पार्ट्स में। जैसे कि ये आरएनए जाता है, अटैच हो जाता है उधर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ आगे, वहाँ पे भी राइबोसोम्स होते हैं ना, वहाँ भी प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है। और जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं दे आर एक्चुअली पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, यानी कि जैसे हमने प्रोटीन में पढ़ा था कि उसके सिंगल रिपीटिंग यूनिट अमाइनो एसिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लूकोज था, और यहाँ पर जो सिंगल रिपीटिंग यूनिट है यानी जो कि मोनोमर है, दैट इज न्यूक्लियोटाइड, ये अटैच होगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू और ये बनाएगा पॉलीमर। अब वो पॉलीमर डीएनए भी हो सकता है, पॉलीमर आरएनए भी हो सकता है। तो पहला है जी स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में तीन कंपोनेंट्स होते हैं। पहला पेंटोज शुगर है, दूसरा फॉस्फोरिक एसिड है, तीसरा नाइट्रोजनस बेसिस है। और नाइट्रोजन बेसिस की दो टाइप्स हैं, प्यूरीन्स एंड पायरिमिडीन्स। ठीक है, अब नाइट्रोजन बेसिस डिटेल में आ जाते हैं। प्यूरीन्स के अंदर एडेनिन, गुआनिन है, जबकि पायरिमिडीन्स में थायमिन या यूरासिल और साइटोसिन है। जो नाइट्रोजन बेसिस हैं ये पेंटोज शुगर की कार्बन 1 के साथ अटैच है। देखें ये नाइट्रोजन बेस, इस केस में एडेनिन अटैच है, गुआनिन भी हो सकती है, साइटोसिन भी हो सकती है। ठीक है, तो कार्बन 1 जो है पेंटोज शुगर की, मैं अभी डीएनए आरएनए की बात नहीं कर रहा, जनरल बात कर रहा हूँ। जो कार्बन 1 है पेंटोज शुगर की, उसके साथ नाइट्रोजनस बेस अटैच है, और जो कार्बन 5 है पेंटोज शुगर की, उसके साथ फास्फोरिक एसिड अटैच है। तो ये बन जाता है एक न्यूक्लियोटाइड। अच्छा, शुरू में क्या देखें, दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। जब पेंटोज शुगर में नाइट्रोजनस बेस मिलती है तो बन जाता है न्यूक्लियोसाइड। जब न्यूक्लियोसाइड में एक फॉस्फेट ऐड हो जाए तो बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। अब उसको फॉस्फेट के हिसाब से नाम देंगे, क्योंकि इसमें एक फॉस्फेट ऐड है तो ये बन जाएगा न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट। अब इस न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट में जो कि एक न्यूक्लियोटाइड बन गया, उसके अंदर आप एक फॉस्फेट और ऐड कर दे, बन जाएगा न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट। ठीक है, और उसके अंदर एक और फॉस्फेट ऐड कर देंगे तो बन जाएगा न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। तो ये आपने न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के डिफरेंस याद रखना। अच्छा, अब जो न्यूक्लियोटाइड के जो पेंटोज शुगर का 3 प्राइम एंड है उसके ऊपर मौजूद होता है, आप देख सकते हो ये 3 प्राइम एंड है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है। ठीक है जी, और ये अटैच होता है फिर जो इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड है, जो अगला न्यूक्लियोटाइड आता है उसके 5 एंड पे जो फॉस्फेट ग्रुप है उसके साथ, और बॉन्ड बनता है
फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड और इससे डाई न्यूक्लियोटाइड बनता है, डाईपेप्टाइड नहीं डाई न्यूक्लियोटाइड बनेगा। और इस तरीके से और भी न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते रहेंगे हज़ारों की तादाद में। जैसे यहाँ पे रिएक्शन दिखाया गया कि देखो ये पहला न्यूक्लियोटाइड है, ये इसका 5 एंड है और ये इसका 3 एंड है, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है। एक नया इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड आ रहा है, उसके 5 कार्बन पे जो फॉस्फेट है उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप और ऊपर वाले का हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपस में रिएक्शन करते हैं, कंडेंसेशन होता है या डिहाइड्रेशन सिंथेसिस होता है और इससे ये डाई न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा और ये बन जाएगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। इसलिए फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को लिखते हैं POC, POC, यहाँ पे कार्बन आता है POC, ठीक है। तो ये बॉन्ड बन गया। अच्छा, क्वेश्चन ये आता है कि बॉन्ड तो इधर एक ही बन रहा है ना, एक ही एस्टर बन रहा है। एस्टर बॉन्ड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अल्कोहल और एसिड के दरमियान बॉन्ड बन रहा है। तो इसे डाइएस्टर क्यों बोल रहे हैं? बॉन्ड तो एक ही बन रहा है बच्चों। डाइएस्टर इसलिए बोलते हैं कि ये जो नीचे वाला न्यूक्लियोटाइड है इसके 5वें कार्बन के साथ अटैच होता है ना फॉस्फेट जाके, तो इस कार्बन पे भी क्या पहले मौजूद होता है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और जब वो फॉस्फोरिक एसिड उसके साथ अटैच होता है तो यहाँ पे भी एक एस्टर बॉन्ड बनता है। चूंकि CH2 के साथ अल्कोहल है और ये फॉस्फोरिक एसिड है, तो एसिड और अल्कोहल के दरमियान जब बॉन्ड बनता है तो उसे एस्टर बॉन्ड बोलते हैं। तो एक एस्टर बॉन्ड पहले यहाँ बन चुका है और दूसरा एस्टर बॉन्ड यहाँ बन रहा है, तो हम कहते हैं कि जो डाई न्यूक्लियोटाइड है इसके दरमियान फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इसको मेंटेन करता है। बॉन्ड एक ही बनता है जब दो न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं, लेकिन जब दो न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे तो जो दो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड मौजूद होंगे, एक जो अभी बना है, एक जो पहले से बन चुका था, और वाटर इसके अंदर रिलीज होता है। अब देखो यहाँ पे ये 3 प्राइम का हाइड्रोक्सिल है, ये फ्री है, अब एक और न्यूक्लियोटाइड ऐड हो सकता है, फिर एक और न्यूक्लियोटाइड ऐड हो सकता है, हजारों की तादाद में इस तरीके से न्यूक्लियोटाइड जुड़ सकते हैं। और आपने पढ़ा है कि DNA और RNA की सिंथेसिस 5 प्राइम से 3 प्राइम क्यों होते हैं? देखो ये है 5 प्राइम और ये है 3 प्राइम, तो इस डायरेक्शन में 5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शन में एक्चुअली सिंथेसिस हो रही होती है। फिर आप ये न्यूक्लियोटाइड्स की शेप देख सकते हो। एडेनिन ये दोनों डबल रिंग्ड हैं, जबकि जो पैरामिडीन्स हैं वो सिंगल रिंग्ड हैं। आपने इनका स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत डिफरेंस जरूर याद रखना है। देखें जैसे साइटोसिन और थायमीन में अगर आप डिफरेंस देखें तो अमाइनो ग्रुप का होता है, ठीक है। इसी तरीके से अब इनके दरमियान भी जो डिफरेंस है वो आप देख सकते हो। यूरासिल और थायमीन में यहाँ पे मिथाइल ग्रुप का दोनों के अंदर डिफरेंस होता है। एडेनिन और गुआनिन में देखें कि एडेनिन में कार्बन 6 पे अमाइनो ग्रुप है, यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है। तो ये छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं जो कि आते हैं, पूछे भी जा सकते हैं, इसलिए इनको आपने थोड़ा सा बुक में देख लीजिएगा। ये तो सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए ये स्लाइड इसलिए लगाई है ताकि आप एम्फेसिस करें, लेकिन ये स्ट्रक्चर्स एक्चुअली आपने कहाँ से याद करने हैं? बुक से, सेकेंड ईयर की चैप्टर 20 से। फिर आ जाते हैं जी दूसरी पहली टाइप है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इसके फीचर्स क्या है कि हेरिडिटरी मटेरियल है और जो अमाउंट ऑफ DNA है वो वेरी करता है स्पीशी टू स्पीशी, क्योंकि डिपेंड करता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम पे। जितने ज़्यादा क्रोमोसोम होंगे उतना ज़्यादा DNA मौजूद होगा। और इसका काम क्या है कि ये सेल में होने वाली जो पोटेंशियल एक्टिविटीज़ हैं, ये सेल ने जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है उनको कंट्रोल करता है और सेल की प्रॉपर्टीज़ को कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है? देखिए सेल के अंदर जितने भी रिएक्शन होंगे उन सब में एंजाइम यूज़ होते हैं। एंजाइम्स और प्रोटीन इन नेचर, और प्रोटीन को बनाने की इंफॉर्मेशन इसके पास है। इसी तरीके से अब चलो ये तो हमें समझ आ गई कि जी प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को तो इसलिए ये कंट्रोल कर लेता है कि DNA से डायरेक्टली DNA RNA बनता है, RNA से प्रोटीन बन जाती है। अब जो लिपिड की मेटाबॉलिज्म है, कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म है, उसको DNA कैसे कंट्रोल करता है? तो आंसर बड़ा सिंपल सा है। देखें लिपिड और कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म भी केमिकल रिएक्शन है ना, और उन रिएक्शन को कौन कंट्रोल करता है? एंजाइम। एंजाइम क्या है? प्रोटीन इन नेचर। प्रोटीन बनाने में कौन हेल्प कराता है? DNA। तो इस तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये सारे केमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं। अब इसमें 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड्स इन्वॉल्व होते हैं। डी गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, बुक से ही वर्ड ये ले गए हैं। डी साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, डी थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट, डी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। डी लगाया डी ऑक्सी से, क्योंकि जो इसका शुगर बनती है पेंटोज शुगर, उसमें कार्बन 2 पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है, तो डी कहते हैं माइनस को, ऑक्सी निकला ऑक्सीजन से। फिर स्ट्रक्चर ऑफ DNA डबल हेलिकल मॉडल है, इसको वाटसन क्रिक ने प्रेजेंट किया था और इसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन रोजरलैंड फ्रैंकलिन और मॉरिस विल्किंस ने भी ऐड की थी। वो इन्फॉर्मेशन है आखिरी लाइन, ये जो हम कहते हैं अभी पढ़ते हैं चलें इसको। DNA डबल स्टैंड है, दोनों स्टैंड एंटी पैरेलल हैं। एंटी पैरेलल से क्या मुराद है कि एक की डायरेक्शन है 5 एंड से 3 एंड, दूसरे की डायरेक्शन है 3 एंड से 5 एंड, और ये एक दूसरे के अराउंड क्वाइल्ड होते हैं, लिपटे हुए होते हैं। प्यूरीन जो है पैरामिडीन से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती हैं। एडेनिन
थायमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है, गुआनिन साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि प्यूरिन और प्यूरिन क्यों नहीं बॉन्ड बनाती हैं। देखें प्यूरिन का स्ट्रक्चर आपने देखा है, दोनों में डबल रिंग है। फर्ज करें 2 प्यूरिन आपस में बॉन्ड बना लेते, फर्ज करें डीएनए में 2 प्यूरिन आ गए आमने सामने, मसलन एडेनिन और गुआनिन डबल बॉन्ड बना लिया। अब उसके नीचे अगर साइटोसिन और थायमिन आ जाते तो साइटोसिन और थायमिन डबल रिंग नहीं, उनका जो स्पेस जो वो घेर रहे हैं वो कम है, तो वो यूनिफॉर्म डायामीटर नहीं बनना था डीएनए का। इस वजह से प्यूरिन और pyrimidine आपस में बॉन्डिंग करते हैं। फिर इनके जो स्ट्रैंड की बेसिस है उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और हाइड्रोफोबिक, बुक ने हाइपरफोबिक लिखा, हाइपरफोबिक कोई चीज़ नहीं होती, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होती है स्टैक्ड बेसिस। स्टैक्ड बेसिस अभी मैं बताऊंगा कि कौन सी होती है, जो बेसिस एक दूसरे के ऊपर प्लेस होती हैं स्टैंड के अंदर स्टेबिलिटी के लिए। और एक कंप्लीट टर्न में 3.4 नैनोमीटर उसका डायमीटर है, और उसके अंदर 10 बेस पेयर्स होते हैं। एक स्टैंड में 10 बेसिस, दूसरे में 10 बेसिस, और टोटल 20 बेसिस हो जाती हैं एक पूरे टर्न में, यानी कि 10 बेस पेयर। और डायमीटर कांस्टेंट जो कि 2 नैनोमीटर है, और जो स्टैक्ड बेसिस हैं उनका डायमीटर 0.34 है। ये सिंपल सा, इसको निकालने का आंसर देखें। टोटल एक साइड का टर्न अगर आप देखो तो 3.4 नैनोमीटर है, तो उसमें 10 बेसिस हैं, तो 3.4 डिवाइडेड बाई 10 0.34 नैनोमीटर। ये जो आखिरी स्टैंड की इन्फॉर्मेशन है ना, ये मॉरिस विल्कन्स और रोजलैंड फ्रैंकलिन ने प्रोवाइड की थी। इस इन्फॉर्मेशन को लेके और वॉटसन क्रिक ने अपना जो एनालिसिस है उसको लेके एक फिर मॉडल प्रेजेंट किया था। आप ये देख सकते हो, ये वॉटसन और क्रिक थे। वॉटसन अभी तक जिंदा है, क्रिक जो है उसकी डेथ हो गई थी। ये अब देख लो 20 आंगस्ट्रॉम या 2 नैनोमीटर ये इसका डायमीटर है, ठीक है। दोनों स्टैंड हैं, दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं, एक दूसरे के इर्द गिर्द मौजूद हैं। ये जो स्पेस जगह बन रही है ये माइनर ग्रूव है, ये जो जगह बन रही है बड़ी ये मेजर ग्रूव है। अब आप देखो कि ये एडेनिन और थायमिन, अच्छा ये एडेनिन और ये जो थायमिन है दीज आर स्टैक्ड बेसिस। ये थायमिन और ये साइटोसिन दीज आर स्टैक्ड बेसिस, ये साइटोसिन ये थायमिन दीज आर स्टैक्ड बेसिस, ठीक है। अब इस पूरे टर्न का डायमीटर कितना, 3.4 नैनोमीटर या 34 आंगस्ट्रॉम, बुक ने फर्स्ट ईयर में भी लिखा हुआ है। अब 10 बेसिस इस तरफ, 10 बेसिस इस तरफ, तो एक कंप्लीट टर्न के अंदर पूरे को अगर आप कैलकुलेट करो, दोनों टर्न्स को कैलकुलेट करो, तो ये 20 बेसिस या 10 बेस पेयर्स बनते हैं। तो एक टर्न का डायमीटर जो है वो 3.4 नैनोमीटर है। तो अगर आप इसको डिवाइड कर दें 10 से तो आंसर आ जाएगा 3.34 नैनोमीटर, ठीक है। तो ये एक्चुअली आपको दिखाना था। उसके बाद है जी राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए, ये सिंगल स्ट्रैंडेड पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का। इसकी भी 4 टाइप्स हैं। एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डी नहीं लगाया चूंकि ये इसमें से ऑक्सीजन रिमूव नहीं होती इसके पेंटोज में से। यूरिडिन मोनोफॉस्फेट, साइटिडिन मोनोफॉस्फेट, गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट। इस पर नेगेटिव चार्ज है डीएनए की तरह, क्योंकि दोनों पे फॉस्फेट होता है। 3 टाइप्स होती हैं, सारी की सारी किसमें बनती हैं, यूकैरियोट्स में, न्यूक्लियस में, ठीक है। उसके बाद बॉडी से आउटसाइड यानी कि सेल से बाहर न्यूक्लियस से निकल जाएंगी जहाँ जहाँ भी यूज है। फिर 3 टाइप्स है मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। अमाउंट मैसेंजर आरएनए की 3 to 4% है टोटल आरएनए के, ट्रांसफर आरएनए की 10 to 20% है, और सबसे ज़्यादा राइबोसोमल आरएनए 80%। नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड मैसेंजर आरएनए में डिपेंड करता है कितनी बड़ी प्रोटीन बननी है। अब एक अमाइनो एसिड को कोड करने के लिए 3 न्यूक्लियोटाइड चाहिए होते हैं, तो 100 अमाइनो एसिड को कोड करने के लिए 300 चाहिए होंगे, 1000 को कोड करने के लिए 3000 चाहिए होंगे। तो डिपेंड करता है कि कितनी छोटी या बड़ी प्रोटीन बननी है। ट्रांसफर आरएनए के एक मॉलिक्यूल में जो तादाद है वो 75 to 90 है, यानी मिनिमम 75 न्यूक्लियोटाइड्स, मैक्सिमम 90। तो अगर देखा जाए यूजुअली जनरली तो सबसे छोटा जो टाइप ऑफ आरएनए है वो ट्रांसफर आरएनए। फिर राइबोसोमल आरएनए या 4500 अप्रॉक्सीमेटली, याद ना करें क्योंकि बुक में नहीं है, सिर्फ इसलिए लिखा कि अगर इसको ना लिखता तो ज़ाहिर आप लोगों ने पूछना था कि सर ये भी बता दें। फंक्शन है जी मैसेंजर आरएनए के, ये कैरी इंफॉर्मेशन करता है प्रोटीन सिंथेसिस की, जहाँ पे प्रोटीन बननी है, यानी कि ये राइबोसोम तक इंफॉर्मेशन कैरी करता है प्रोटीन बनाने की। ट्रांसफर आरएनए का क्या काम है कि इसने प्रोटीन सिंथेसिस साइट तक अमाइनो एसिड्स को कैरी करके लेके जाना है। चैप्टर 20 में आपने ट्रांसफर आरएनए की शेप भी बनी देखी होगी, उसके कुछ हिस्से हैं, उसमें राइबोसोम रिकग्निशन साइट होती है, एक उसके अंदर एंटीकोडॉन होता है, एक उसके अंदर एक ऐसी साइट होती है जो कि एक्टिवेटिंग एंजाइम को रिकग्नाइज करती है, यानी वो एंजाइम जो ट्रांसफर आरएनए और अमाइनो एसिड के दरमियान बॉन्ड बनाता है उसको एक्टिवेटिंग एंजाइम बोलते हैं। और राइबोसोमल आरएनए क्या करता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस में मशीनरी के तौर पे स्पेस प्रोवाइड करता है, जगह प्रोवाइड करता है, ठीक है। फिर बच्चों कंपैरिजन है डीएनए और आरएनए का। डीएनए में पेंटोज शुगर डीऑक्सीराइबोज है, आरएनए में राइबोज है। नाइट्रोजनस बेसिस डीएनए में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन है,
आरएनए में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल है। नंबर ऑफ स्ट्रैंड डीएनए में 2 है, आरएनए में 1 है। टाइप डीएनए की अकॉर्डिंग टू बुक 1 है, आरएनए की 3 है। स्टेबिलिटी डीएनए की मोर है, क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है तो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। आरएनए की लेस है, एक तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड भी है और दूसरा इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होती है। फंक्शंस डीएनए में हेरिडिटी मटेरियल है और आरएनए का ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। फिर ये 3 टाइप्स के आरएनए आप देख सकते हो। ये मैसेंजर आरएनए की एक कह लो कि एनिमेशन टाइप एक डायग्राम है। ये राइबोसोमल आरएनए है कि ये किस तरीके से मौजूद, और ये है ट्रांसफर आरएनए। वो जो मैंने बात की थी ना कि इस एंड के ऊपर अटैच हो जाएगा अमाइनो एसिड, ये है एंटीकोडॉन, और ये एंटीकोडॉन आप देख सकते हो 3 डिफरेंट कोडॉन्स के साथ, यानी कि ये 1 2 3 ये 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर बनाते हैं एक कोडॉन। अब इन बेसिस के जो कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस आरएनए ट्रांसफर आरएनए में होंगे उनको हम नाम देंगे एंटीकोडॉन। तो ये एंटीकोडॉन एक्चुअली कोडॉन्स को रिकॉग्नाइज करती हैं। और इन दोनों में से जो बल्ज बने हुए हैं, एक इसके अंदर से राइबोसोम रिकॉग्निशन साइट है और एक इसके अंदर से एक्टिवेटिंग एंजाइम को रिकॉग्नाइज करता है। फिर ये एक कॉन्सेप्ट समझा दूं मैं कि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड क्या है। देखें, नाइट्रोजनस बेस एडेनिन, जब आप उसके अंदर ऐड कर देंगे इसको पेंटोज शुगर को, तो देखें राइबोज प्लस नाइट्रोजनस बेस, तो ये बन जाएगा न्यूक्लियोसाइड। और एडेनिन का न्यूक्लियोसाइड क्या कहलाता है? एडिनोसिन। यूरेसिल का न्यूक्लियोसाइड क्या कहलाता है? यूरिडीन। ठीक है, इसी तरीके से गुआनिन का न्यूक्लियोसाइड क्या कहलाएगा? गुआनोसिन। और साइटोसिन का न्यूक्लियोसाइड क्या कहलाएगा? साइटिडिन। अभी चूंकि आरएनए की बात कर रहे हैं तो आरएनए में थायमिन नहीं होता। और जब आप उसमें फॉस्फेट ऐड कर दोगे, एक फॉस्फेट ऐड कर दोगे तो बनेगा एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, 2 ऐड करोगे वो बनेगा एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, 3 ऐड करोगे वो बनेगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसी तरीके से यूरिडीन के अंदर जब आप एक फॉस्फेट ऐड करोगे वो बनेगा यूरिडीन मोनोफॉस्फेट, 2 ऐड करोगे यूरिडीन डाइफॉस्फेट, 3 ऐड करोगे यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट। तो अब प्यूरीन और पैरामिडीन में क्या डिफरेंस है? प्यूरीन के न्यूक्लियोसाइड के आखिर में SINE आ रहा है, ठीक है, गुआनोसिन और एडिनोसिन, और पेरिमिडीन्स के आखिर में डीन आ रहा है, DINE। ये आपने फर्क याद रखना। अगर आप डीएनए की बात करो तो डीएनए में जो एडेनिन है उसमें अगर आप डी शुगर ऐड करेंगे तो वो न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा और वो क्या कहलाएगा? डी एडिनोसिन। इसी तरह डी गुआनोसिन, डी साइटिडिन, डी थायमिडिन। और फॉस्फेट ऐड करोगे तो वो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। और फिर नंबर ऑफ फॉस्फेट पे होता है कि कितने फॉस्फेट उसके अंदर ऐड हो गए। तो जो ATP की हम बात करते हैं ना कि सेल के अंदर यूज होता है, वो एक्चुअली आरएनए का न्यूक्लियोटाइड होता है। इसी तरह GTP आपने पढ़ा, वो भी आरएनए का न्यूक्लियोटाइड होता है। ठीक है, इसी तरीके से TTP बन जाता है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, तो ये ऑब्वियसली डीएनए के अंदर मौजूद है। फिर जी चारगॉफ रूल। चारगॉफ एक साइंटिस्ट था जिसमें PL लेवेने ने स्ट्रक्चर बताया था। इस तरह चारगॉफ ने बताया था कि डीएनए के अंदर अमाउंट ऑफ एडेनिन अमाउंट ऑफ थायमिन के बराबर है और अमाउंट ऑफ गुआनिन अमाउंट ऑफ साइटोसिन के बराबर है। तो इससे ये भी हो जाता है कि प्यूरीन्स आर इक्वल टू पैरामिडीन्स। अब बुक ने उसका बताया हुआ भी है, देखें आप, मैन के अंदर एडेनिन 30.9 है, गुआनिन 19.9 है, ठीक है, और थायमिन 29.4। अब देखें एडेनिन इज इक्वल टू थायमिन, तो एडेनिन 30% है और थायमिन तकरीबन 30% है। इस तरीके से गुआनिन 19.9 है, साइटोसिन 19.8 है। तो अगर आप इन दोनों को ऐड कर लें, एडेनिन गुआनिन को और थायमिन साइटोसिन को, तो ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट भी बनती है, यानी प्यूरीन आर इक्वल टू पैरामिडीन बनता है। तो शीप के अंदर भी ऐसे ही है, वीट के अंदर भी ऐसे ही है, यीस्ट के अंदर भी ऐसे। देखिए मैं दोनों पॉइंट समझाता हूँ। पहला पॉइंट क्या है? एडेनिन इज इक्वल टू थायमिन, देख सकते हो आप। गुआनिन इज इक्वल टू साइटोसिन। इससे ये बात भी साबित होती है कि जो प्यूरीन्स हैं वो पैरामिडीन्स के बराबर हैं। तो प्यूरीन को आप इकट्ठा कर लें और पैरामिडीन्स को इकट्ठा कर लें तो ऑलमोस्ट आंसर एक जैसा बनता है। तो ये चारगॉफ का रूल था। फिर एक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स पढ़ा ही देता हूँ, चले। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल अभी हमने कार्बोहाइड्रेट में पढ़े हैं, ग्लाइकोलिपिड्स हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, लिपोप्रोटीन्स हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन्स हैं। कम्बिनेशन यानी ग्लाइकोलिपिड में कार्बोहाइड्रेट और लिपिड है। इसका काम क्या है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इंटरनल स्ट्रक्चर है। ग्लाइकोप्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन है, सेलुलर सिक्रीशन जो है हमारी ज़्यादातर स्लाइवा वगैरह, म्यूकस वगैरह, ये ग्लाइकोप्रोटीन है। लिपोप्रोटीन में लिपिड और प्रोटीन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प आउट करते हैं। सेल मेम्ब्रेन का आपको पता ही है। न्यूक्लियोप्रोटीन्स, ये न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स ऐड होती है। हिस्टोन प्रोटीन, उनका काम क्या है कि ये जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करते हैं। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। कल का लेक्चर थोड़ा लेंथी होगा और कॉन्सेप्चुअल भी होगा। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा उसे अच्छे तरीके से समझाऊँ। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई तो ज़रूर पूछिएगा,
इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।